सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वी वेयर सोल्जर्स के बारे में। ये कहानी है कर्नल हेल मूर की, जो अपने एक बटालियन को लेकर के गए थे पहले वियतनाम के युद्ध में अमेरिका की तरफ से। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जो जंगल में निकले हुए हैं पेट्रोलिंग में, और वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और वो हर एक कोने को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि यहाँ पे कितना बड़ा खतरा है। तभी अचानक वियतनामी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। वो सबसे पहले इनके कैप्टन को मारते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं और वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी अमेरिकी सिपाही जिंदा ना बच सके। तभी हमारे सामने अमेरिका का दृश्य आता है और हम यहाँ पे अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं। तभी यहाँ पर इनका कर्नल आता है जिसका नया नया तबादला हुआ है यहाँ पे। फिर वो अपने नए घर में जाता है और रात में पूरे हिसाब को देखता है, लेकिन सुबह होते होते वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे सारे फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सिपाही बेसबॉल खेल रहे हैं। तब कर्नल जाकर के एक सिपाही से बात करता है और वो कहता है कि वो सबको असेंबली में लेकर। फिर जैसे ही सारे सिपाही इकट्ठा होते हैं, कर्नल एक एक करके सबको अपनी योजना बताने लगता है कि वो एक नया टीम बना रहा है और वो अपने प्लेटून में क्या करेगा। और इतना कहने के बाद अगले दिन से वो इनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। इनसे वो बहुत ही ज्यादा गोलियां चलवाता है ताकि इनका निशाना और भी बेहतर हो सके, और सिपाही ऐसे ही गोलियां चलाते रहते हैं। लेकिन सिपाहियों की मुसीबत तब बढ़ती है जब कर्नल यहाँ पे एक प्लेन बुलवाता है और वो सबको प्लेन में चढ़ने के लिए कहता है और लैंडिंग के टाइम कूदने के लिए भी कहता है। तब सारे सिपाही लड़खड़ाने लगते हैं। तब कर्नल उन्हें समझाता है कि ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि कुछ समय तुम्हें आग में भी लैंडिंग करनी पड़ सकती है और अगर वहाँ पर तुमने कोई भी गलती की तब तुम अपने जान से भी हाथ धो सकते हो। इसलिए जितनी ज्यादा हो सके इस चीज की प्रैक्टिस करो। फिर इतना कहने के बाद वो उन्हें लेकर के जाता है जंगलों में और जंगल में सचेत रहना सिखाता है। वो एक एक सिपाही को पर्सनली ट्रेनिंग देता है। इसी बीच उसे रेडियो पर सुनाई देता है कि कोई टीम रीइंफोर्समेंट के लिए अपील कर रही है, लेकिन ये सब कुछ कर्नल ने सिर्फ उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया होता है। फिर कर्नल इन्हें कहानियां सुनाने लगता है कि युद्ध में अगर आपको जिंदा रहना है तो आप कैसे जिंदा रह सकते हो। आपको सिर्फ अपने साथी ही जिंदा रख सकते हैं, इसीलिए जब भी आप लड़ाई करो तब एक परिवार की तरह आगे बढ़ो। फिर वो एक युद्ध की कहानी सुनाता है कि उस युद्ध में क्या हुआ था। उस युद्ध में जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो सब एक दूसरे को माता पिता मानते हैं। और इतना कहने के बाद वो अपने नए रेडियो ऑपरेटर को चुनता है और वहाँ से निकल पड़ता है और एक बार फिर से इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। तब ये जंगलों में ऐसे ही घूमने लगते हैं। तभी हम सेकंड लेफ्टिनेंट को देखते हैं जिसका नाम है जैक, और जैक इनका लीडर बन चुका है। इसीलिए जब सारे लोग विश्राम कर रहे होते हैं तब वो सबके पैरों को देखने लगता है और कहता है कि वो जूते से अपने पैरों को बाहर निकाले। तभी वो एक सिपाही को देखता है जिसके पैरों पे अब घाव बन चुका है ज्यादा चलने की वजह से। फिर वो समझ जाता है कि उसके शॉक्स अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अपील करता है कि इन्हें नई जुराबें दी जाएं, और सारे लोग मान भी जाते हैं। फिर वो एक एक करके सबको कहता है कि सब एक दूसरे के जूते और पैरों को चेक करेंगे और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर दूर से कर्नल इन चीजों को देख रहा होता है और वो जैक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो जैक को इनका लीडर बनाएगा। तभी हम सारे सिपाहियों की पत्नियों को देखते हैं जो बेस पे बैठ के एक साथ बात कर रहे होते हैं और वो सबकी जिंदगी के बारे में बातें करती हैं और उसके साथ साथ सबके रिसोर्सेस के बारे में भी। तभी हम एक प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं जिसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब सारे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही वापस आते हैं इन्हें एक व्यक्ति का भाषण सुनने को मिलता है जो कहता है कि वो अपने सिपाहियों की तादाद बढ़ाने वाला है। पहले इनके पास 75,000 सिपाही थे, लेकिन अब वो सिपाहियों की तादाद 1,20,000 करने वाला है, क्योंकि जल्दी ही फिर से युद्ध की शुरुआत हो रही है। तब इस बात को सुनने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि अब इनके पतियों को भी भेजा जाएगा लड़ाई पे। तभी यहाँ पर हम कर्नल की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है जूली। जूली सबको कहती है कि अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों को पहन लो, क्योंकि हमें हंस के अपने पतियों को विदा करना है। तब रात में यहाँ पे पार्टी होने लगती है। तब सारे लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कर्नल यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना रहा होता है कि वो युद्ध में कैसे लड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गाना बजना शुरू होता है सारे लोग अपने पत्नियों के साथ डांस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी आखिरी डांस भी हो सकती है और शायद वो अपनी पत्नियों को कभी ना देखें। तभी अगले सुबह हम फिर से कर्नल को देखते हैं भाषण देते हुए, जो सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि ये सब एक साथ युद्ध में लड़ने जाएंगे और एक साथ ही वापस आएंगे और इन्हें कैसे भी विजयी होना है। फिर जैसे ही रात होती है सब अपने पत्नियों के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं लड़ाई पे जाने के लिए। तभी एक जगह आकर के सारे सिपाही इकट्ठा होने लगते हैं और एक दूसरे का इंतजार करते हैं। तब जैसे ही सारे सिपाही यहाँ पे चले आते हैं तब सबको बैठाया जाता है और ये लोग निकल पड़ते हैं वियतनाम के लिए।
और वहाँ जाने के बाद मिलते हैं पहले रेजिमेंट के अफसरों से। तब कर्नल उन सब से बात करता है। तब उसे एहसास होता है कि इन्हें किसी भी वियतनामी सिपाही के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे सारे के सारे काम अंदाजे के हिसाब से हो रहे हैं और इनके पास सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब कर्नल भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है और अगली सुबह प्लेन में निकलता है और जहाँ जहाँ इन्हें शक है वहाँ ये लोग आसमान से बॉम्ब्स गिराने लगते हैं और जंगल में बड़े बड़े धमाके होते हैं। तभी हमारे सामने एक बंकर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक वियतनामी सिपाही को भागता हुआ देखते हैं, जो जाकर के अपने सीनियर से कहता है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और बहुत ही जल्द अमेरिकी सिपाही जंगल में दाखिल होने वाले हैं। तब उनका सीनियर सिपाही सबको इकट्ठा करने लगता है और सबको तैयार करता है युद्ध के लिए। तब तक अमेरिकी प्लेन्स यहाँ पे लैंड कर जाते हैं और सारे सिपाही नीचे जमीन पे चले आते हैं और एक एक करके वो जंगल की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन बहुत देर गोलियां चलाने के बाद भी यहाँ पर कोई हलचल नहीं होता। तब कर्नल सबको रोक देता है और कहता है कि अब हमें कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तब ये सारे सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन्हें आता हुआ देख करके एक वियतनामी सिपाही भागने लगता है। तब सारे लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं क्योंकि वो इस सिपाही को जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि वो बाकी सिपाहियों के बारे में बता दे। और एक वक्त के बाद वो लोग वियतनामी सिपाही को पकड़ भी लेते हैं। तब वो बाकियों की लोकेशन पूछते हैं। तब वो उन्हें मिला जुला जवाब देता है। इसीलिए कर्नल सबको अलर्ट करने लगता है कि कहीं जल्दी इन पे हमला हो जाए। इसीलिए ये लोग छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वियतनामी सिपाही इन पे हमला कर देते हैं और इनके कुछ सिपाही घायल भी हो जाते हैं। तब कर्नल सबकी जान बचाने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। तभी हम फिर से उसी बंकर को देखते हैं जिसके अंदर वियतनामी सिपाही छुपे हुए हैं और ये लोग फिर से कुछ खबरें ले जा करके देते हैं अपने सीनियर सिपाही को। तब वो फिर से प्लान्स बनाने लगता है। तभी हम बाकी अमेरिकी सिपाहियों को देख रहे हैं जिन पे वियतनामी भारी पड़ रहे हैं। तब ये लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि इन पे कहां से हमला हो रहा है। तब अमेरिकी सिपाही दूसरी तरफ से इनकी मदद करने लगते हैं और वो आसमान में आर्टिलरी छोड़ते हैं ताकि इन कम सिपाहियों के पास वियतनामी लोग ना आ सके। इसी बीच हम फिर से बंकर को देखते हैं। तब उनका सीनियर सबको कहता है कि हमें पता है कि सबसे कमजोर सिपाही कहाँ पे हैं और किसी भी हालत में उनके तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अभी सबसे कमजोर हैं और यही वक्त है उन्हें मारने का। इसीलिए अपनी सारी सेना को बाहर निकालो और अभी के अभी उन पे छोड़ दो। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब सारे वियतनामी सिपाही बाहर आने लगते हैं उन पे हमला करने के लिए। तभी यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स आने लगते हैं और सिपाही दौड़ करके बाहर निकलते हैं हेलीकॉप्टर से, जैसा कर्नल ने उन्हें ट्रेनिंग दिया था। फिर एक एक करके सब कर्नल के पास जाते हैं और कर्नल उन्हें आदेश देता है कि किसको कहाँ पे तैनात होना है। तब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे मेडिक भी आए हैं जो घायल सिपाहियों की मदद करने वाले हैं। तब सबका उपचार भी होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकी सिपाही आगे बढ़ते हैं वियतनामी उन्हें मार के गिराने लगते क्योंकि वियतनामी इनसे ऊपर खड़े हैं, इसीलिए उन्हें निशाना लगाने में आसानी हो रही है। अमेरिकी सिपाही आते जाते हैं और वो एक एक करके सबको मारते जाते हैं और वो अमेरिकी सिपाहियों की लाशें बिछा देते हैं। तभी ये सारे सिपाही अपने हेडक्वार्टर में बताते हैं कि आखिर वियतनामी कौन से हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनके पास वैसे ही मदद भेजी जाए। लेकिन इसी बीच वियतनामी सिपाही भी अपने सीनियर से बात करते हैं ताकि वो हालात का जायजा दे सके। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिकी सिपाही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनके बहुत सारे साथी मारे गए हैं, इसीलिए सब अलग अलग हिस्से में बंटने लगते हैं। फिर भी वियतनामी सिपाही उन्हें मारते रहते हैं और एक वक्त के बाद कर्नल थक जाता है। तब वो अपने रेडियो ऑपरेटर को कहता है कि जल्दी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि हमें यहाँ पे एयर सपोर्ट चाहिए क्योंकि सारे वियतनामी सिपाही हमसे ऊपर हैं। इसीलिए अगर ऊपर किसी ने बॉम्ब गिरा दिया तब एक बार में उनका काम तमाम हो जाएगा। फिर जल्दी ही इनके पास एयर सपोर्ट चला आता है। तब सारे अमेरिकी सिपाही मिसाइल्स गिराने लगते हैं पहाड़ों पे, लेकिन अब वियतनामी सिपाही बाहर आ जाते और वो अंधाधुंध प्लेन्स पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब जितने भी सिपाही प्लेन से थोड़े भी बाहर होते हैं उन्हें गोली लग जाती है और ये लोग एक पायलट को भी मार देते हैं। इसीलिए दूसरा प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन जो बचा हुआ प्लेन है वो वापस आता है अपने साथियों के पास ताकि जितने भी घायल सिपाही है वो उन्हें वापस लेकर के जा सके। तभी कर्नल से उसके बाकी साथी कांटेक्ट करते हैं कि वो दूसरे हिस्से में फंसे हुए हैं और वियतनामी धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं क्योंकि जितने भी वियतनामी पहले एक साथ थे अब वो फैल चुके हैं, इसलिए वो जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगे। तभी हमारे सामने हेडक्वार्टर का दृश्य आता है और यहाँ पर भी सारे लोग परेशान हैं अपने सिपाहियों की सुरक्षा के लिए। तब एक ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है सारे अमेरिकी सिपाही मरने वाले हैं और उनके साथ उनका कर्नल भी मरने वाला है। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें जिंदा बचा सकेंगे। तब दूसरा सिपाही कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मुझे अभी भी कर्नल पर भरोसा है, वो जरूर सबको जिंदा वापस लेकर के आएगा। तभी हम कर्नल को देखते हैं जो अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। फिर वो देखता है कि यहाँ के पेड़ इनके सिपाहियों को रोक रहे हैं
तब वो रस्सी की मदद से सारे पेड़ों को नीचे गिराने लगते हैं। तभी यहाँ पे कुछ और भी अमेरिकी प्लेन्स आ जाते हैं और वो प्लेन वाले संपर्क करते हैं कर्नल से और उन्हें बताते हैं कि हम गोला बारूद लेकर के आ रहे हैं। तब कर्नल उन्हें कहता है कि तुम लोगों को पूरब से आना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बाकी सिपाहियों की हालत खराब हो रही है, लेकिन उन्हें हेडक्वार्टर का संदेश मिलता है और उनका संदेश है कि कर्नल को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही कर्नल को यह बात पता लगती है वो मना कर देता है। तब तक दोनों प्लेन्स यहाँ पे चले आते हैं। तब ये लोग हथियारों को बाहर निकालने लगते हैं और सब में हथियारों को बांटने लगते हैं। लेकिन कुछ घायल सिपाही है जो वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से वियतनामी उन पे गोली चला देते हैं। तभी हम इनके टुकड़ी के बाकी लोगों को दूसरी तरफ देखते हैं और उनकी भी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए वो लोग हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हैंड ग्रेनेड फेंक रहे होते हैं। तब थोड़े समय के बाद यहाँ पे एक और प्लेन आता है जिसमें कुछ और सिपाही होते हैं। ये सारी सिपाही इनके मदद के लिए आए हुए हैं। तब कर्नल इन सिपाहियों को कहता है कि इन्हें पहाड़ के ऊपरी चोटी के पास जाना है, तभी ये वियतनामियों पे अच्छे से हमला कर पाएंगे। लेकिन जब ये सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं तब इनमें से ज्यादातर सिपाहियों को वियतनामी मार देते हैं। तब एक के बाद एक अमेरिकी प्लेन ऐसे ही यहाँ पे आते रहता है और हम अमेरिकी कैंप को भी देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे घायल सिपाही पड़े हुए हैं। तब अपने साथियों की हालत को देखने के बाद एक सिपाही गुस्सा हो जाता है और वो पायलट पे गुस्सा करता है क्योंकि वो कुछ मरे हुए सिपाहियों को यहाँ पर लेकर के आया है। वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम अगर अच्छे से प्लेन उड़ाते तब ये सिपाही नहीं मरे होते। तब वो पायलट भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कम से कम मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं वहाँ से जा करके वापस आया, तुम्हारी तरह मैं यहाँ पे नहीं पड़ा हूँ। तब बाकी सिपाही इन्हें अलग अलग करते हैं। तभी हमारे सामने जंगल का दृश्य आता है। जब सारे सिपाही शांत होते हैं तभी एक सिपाही कहता है कि मैं वियतनामियों को सूंघ सकता हूँ और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग बत्तियां जलाते हैं। तब वो अपने पास बहुत सारे वियतनामी सिपाहियों को पाते हैं, इसीलिए लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और जितने भी सिपाही इनके पास आए थे वो सबको मार गिराते हैं। तभी कर्नल उन्हें कॉल करता है और उनसे पूछता है कि उनकी करंट लोकेशन क्या है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। लेकिन उनके पास आने के लिए इन्हें बहुत सारे वियतनामियों को मारना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में हर जगह वियतनामी भरे पड़े हैं। फिर अमेरिकी सिपाही उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। तभी हमारे सामने अमेरिकी बेस का दृश्य आता है और यहाँ पर हम जूली को देखते हैं जो अपने पड़ोसी के घर पे जाती है। तब वो देखती है कि उसकी पड़ोसी बहुत ही ज्यादा दुखी है और उसके हाथ में एक लेटर है। फिर वो बताती है कि युद्ध के दौरान उसके पति की मौत हो गई और इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब जूली अपने घर वापस आ जाती है और कर्नल की तस्वीर को देखने लगती। तभी एक डाकिया उसका दरवाजा बजाता है और डाकिया को अपने दरवाजे पे देखने के बाद जूली टूट जाती है। तब वो डाकिया कहता है कि मैं सिर्फ एड्रेस पूछने आया हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद जूली फिर से शांत होती है। तभी हम वियतनामी सिपाहियों को देखते हैं जो एक नई योजना बना रहे हैं और वो नए सिपाहियों को भी आगे भेजने वाले हैं। इसी बीच जब वियतनामी सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अमेरिकी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और सबको मार गिराते हैं। तब सुबह सुबह हम देखते हैं वियतनामी लीडर को जो अपने सारे मरे हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। लेकिन सुबह में अब कर्नल भी अपने सिपाहियों के साथ बैठा हुआ है और वो सबको पोजीशन लेने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती। तब कर्नल को और भी ज्यादा शक होता है और वो सारे सिपाहियों को कहता है कि अगर कुछ भी हिले तब बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाना। तब ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं। फिर ये अपने सामने बहुत सारे वियतनामी सिपाहियों को पाते हैं जो दौड़ के इनकी ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब ये लोग और भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और वो बहुत सारे अमेरिकी सिपाहियों को मार गिराते हैं। तब जल्दी ही हम वियतनामी सिपाहियों को देखते हैं और उनके मुखिया को बताया जाता है कि हमने लगभग अमेरिकी सिपाहियों को मार दिया और हम जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं। तभी हम कर्नल को देखते हैं जो अपने सारे सिपाहियों को कहता है कि हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो क्योंकि हमारे ज्यादातर सिपाही मर चुके हैं और उन्हें कहो कि जितना सपोर्ट वो भेज सकते हैं उतना सपोर्ट भेजे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे एयर स्ट्राइक करें। तब अमेरिकी प्लेन से यहाँ पे चले आते हैं और वो जंगल के हर तरफ एयर स्ट्राइक करते हैं। तब सारी चीजें जल के राख होने लगती है। लेकिन इस आग की चपेट में अब अमेरिकी सिपाही भी आ जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। तब कर्नल अपने बाकी साथियों को भेजता है उन्हें देखने के लिए। तब वो बताते हैं कि 40 अमेरिकी सिपाही इस आग के चपेट में आ चुके हैं और 2 लोग अभी भी गायब हैं। फिर इस चीज को ये लोग हेडक्वार्टर में बताते हैं। तब सारे बहुत दुखी होते हैं और फिर से एक प्लेन भेजा जाता है जिसमें बहुत सारे सिपाही है। तब तक रात हो जाती है। तब हेडक्वार्टर से एक बार फिर से संदेश आता है कि कर्नल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन कर्नल मना कर देता है और अपने बाकी साथियों को कहता है कि हम अपने 2 खोए हुए साथियों को ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे। तब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हम जूली को देखते हैं जो हर उस औरत के घर पे जाती है जिसके पति की मौत हुई है। तभी कर्नल को अपने साथी मिल जाते हैं, लेकिन अब उनकी भी मौत हो चुकी है। फिर वो उनकी चीजों को समेटने लगता है। तभी हेडक्वार्टर से संदेश आता है
और हेडक्वार्टर वाले चाहते हैं कि ये सारे सिपाही यहाँ से बाहर निकल जाए। तब कर्नल कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, अगर हमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो वियतनामी हम पे और भी ज्यादा टूट पड़ेंगे और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए हम आखिरी बार कोशिश करना चाहते हैं। आप हेडक्वार्टर में बताओ कि जितने भी हथियार बचे हैं वो सारे हथियार हमारे लिए भेज दें। तभी हम वियतनामी सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें पता लग गया है कि अमेरिकी सिपाहियों की तादाद बहुत कम हो गई है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो सारे सिपाहियों को मार दे। फिर वो रात भर ऐसे ही चढ़ाई करते और सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अमेरिकी सिपाहियों के पास। अमेरिकी सिपाहियों को पता है कि उनका हथियार खत्म हो चुका है, इसीलिए वो अपनी बंदूकों में चाकू लगा लेते हैं और सब पे हमला करने लगते हैं। तब वियतनामी सिपाही अपने सारे सिपाहियों को यहीं पे बुला लेते हैं, लेकिन अब इन पे अंधाधुंध गोलियां चल रही है और वियतनामी सिपाहियों को लगता है कि वो सारे अमेरिकी सिपाहियों को मार देंगे। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स चले आते हैं और वो एक ही झटके में सारे वियतनामी सिपाहियों का काम तमाम कर देते हैं और हजारों सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। फिर जैसे ही वियतनामी अफसरों को ये बात पता लगती है वो युद्ध को यहीं पे रोक देते हैं और बचे हुए सिपाहियों को वापस आने के लिए कहते हैं। तब अमेरिका इस युद्ध को जीत जाता है और धीरे धीरे करके सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे आने लगते हैं और सब अब कर्नल से बात करना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कर्नल किसी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर धीरे धीरे करके सारे अमेरिकी सिपाही यहाँ से निकल जाते हैं। तब उनके जाने के बाद यहाँ पे वियतनामी सिपाही आते हैं और अपने साथियों के लाशों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी हम जूली को देखते हैं जो दरवाजे की तरफ देख रही होती है। तभी एक टैक्सी आकर के रुकती है दरवाजे पे। तब जूली दरवाजा खोलती है और वो जैसे ही सामने कर्नल को देखती है वो उसे गले लगा लेती है। तब बाकी अमेरिकी सिपाही भी अपने अपने घर लौट करके वापस जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जिनके सिपाही कभी लौट करके नहीं आने वाले, इसीलिए सारे लोग शोक मना रहे हैं और सारे मरे हुए सिपाहियों का नाम लिख करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।